हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, और जो हमने स्टार्ट किया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स, और जिसमें हम अपनी फर्स्ट यूनिट वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक लगभग 7 क्लासें हो चुकी हैं। तो ये शायद 8वीं क्लास है, और पिछली क्लासों को ही कंटिन्यू करते हुए आगे का हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि यूनिट्स का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, और ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। पहले भी जैसा कि बताया था कि जो हमारा सिलेबस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट मैथमेटिकल फिजिक्स का है, और जो दूसरा पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का। तो हम फर्स्ट पार्ट को अभी पढ़ रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, अभी तक जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की जब दो वेक्टर्स की गुणा करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उनकी गुणा कैसी हो सकती है? स्केलर हो सकती है या वेक्टर हो सकती है। कब स्केलर हो सकती है और कब वेक्टर हो सकती है? तो बताया था कि स्केलर कब होगी? जब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करेंगे और उनसे प्राप्त होने वाली जो नई क्वांटिटी है वो अगर स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वहीं पर दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने पर प्राप्त होने वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि सदिश राशि मिलती है, तब उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था, और इसी को हम पढ़ रहे थे। इसके बारे में हमने पढ़ा जैसे कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, इनकी जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर मॉड ए क्या है? ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और जो v है मॉड v ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और जो cos थीटा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल है cos थीटा। तो ये होता है इसका फार्मूला ए बी ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा। बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, नंबर 2 इसको पढ़ेंगे तो इसका क्या बन जाता है? अगर दो वेक्टर्स हैं, इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, जहां पर एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। साइन थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है, और जैसा कि मॉड ए और मॉड बी ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ऑफ बोथ वेक्टर्स के। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा था इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज और फिजिकल सिग्निफिकेंसेस बाकी रह गया था। ये वाला हमारा लास्ट वाला था। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम की बात की थी कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके कार्टेशियन सिस्टम, अगर पहला वेक्टर ए है तो इसके कार्टेशियन सिस्टम हमने माने थे ए एक्स प्लस का ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। ऐसे जो दूसरा वेक्टर बी है तो उसका हमने माना था बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। इस टाइप से हमने किया था, इसकी मल्टीप्लाई की थी हमने स्केलर प्रोडक्ट। ये तो हमारी बात हो गई थी इनकी प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंसेस की, कि इनका जो फिजिकल सिग्निफिकेंसेस होगा वो क्या होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंसेस की बात करें तो बताया था इनका महत्व क्या होता है,
इनका इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, क्या इनका यूज होता है हमारे क्वांटिटीज के अंदर, उनके प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंसेस में, यानी कि भौतिक इंपॉर्टेंस क्या है, भौतिक महत्व क्या है, कहाँ पर इनका यूज होता है, कहाँ पर ये मिलते हैं, कहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, कहाँ पर इनका इम्प्लीमेंट होता है, वो हम देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंसेस में। बात करें फिजिकल सिग्निफिकेंसेस की, तो पहले हम बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य। होता क्या है, जब किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो उस बॉडी में, उस पार्टिकल में चेंज आ जाता है, यानी वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, अपनी इनिशियल जो स्टेट थी उससे चेंज हो जाती है, उससे विस्थापित हो जाती है। कब हो जाती है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उस पार्टिकल, उस बॉडी में जो चेंज हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो किए गए कार्य के बराबर होता है, जिसको हम फार्मूले के तौर पे लिखते हैं W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये होता है फार्मूला, जहाँ पर ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर, तो उस पार्टिकल की स्थिति में चेंज होता है, मतलब वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है, विस्थापित हो जाएगी। जैसे ये मार्कर यहाँ पर है, ऐसे हम इसको धक्का देंगे ऐसे, तो क्या होगा, अभी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पे थी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जैसे ही, वैसे ही ये यहाँ पर आ गई, तो क्या हो गया, ये डिस्प्लेस्ड होगी, अपनी इनिशियल स्टेट से यहाँ पर पहुँच गई। यानी क्या हुआ कि इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी ये डिस्प्लेस्ड हो जा रही है। तो यहाँ पर एक तो बल लग रहा है, और बल के साथ बल लगाने से क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर किसी वस्तु में बल लगाने से अगर वो विस्थापित हो जाती है, तो यहाँ पर हमें जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू मिलती है किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसकी स्थिति में हुआ चेंज उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, किसी बॉडी या पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल, अब यहाँ पर फोर्स इंटरनल भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनल से भी क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है उसमें, तो इसको हम हटा सकते हैं। पर किसी बॉडी या पार्टिकल पर कोई बल लगाने से उसमें उत्पन्न, बल लगाने से वह विस्थापित हो जाती है, यानी जब किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स लगता है, तो इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। ठीक है, विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर बल लगाने से उत्पन्न विस्थापन, यानी बल और उसके अप्लाई करने से उत्पन्न विस्थापन का प्रोडक्ट किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है, उसकी वस्तु की स्थिति में चेंज करने के लिए काम करना पड़ेगा ना। जैसे
ये मार्कर है, इसको हम ऐसे धक्केंगे तो बल लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने के लिए कर तो हम कार्य ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्य होगा, किया गया जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, इस वस्तु पर लगाए गए बल और इस पर बल लगाने से इसमें जो विस्थापन हो रहा है उन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होता है किया गया कार्य। ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसमें होने वाला चेंज, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि यही तो होता है अदिश राशियों में। अदिश राशियों में क्या मिलता है हमें, यही तो हमने पढ़ा है, ए डॉट वी इक्वल टू हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी, वही यहाँ पर मिल रहा है। ये कैसी क्वांटिटी है, सदिश है, ये भी सदिश है, लेकिन जो कार्य मिल रहा है ये कैसा है, ये अदिश है। ये कार्य कैसा है, ये अदिश राशि है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट कराने पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा देखें, पावर, शक्ति। ठीक है, अब ये किसे कहते हैं, किसी भी कार्य करने की, मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल हो गया, ठीक है, या कोई व्यक्ति हो गया, कोई भी चीज होगी, उसके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो किसके बराबर होती है, उसकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, यानी एक प्रकार से क्या होती है, पावर, शक्ति क्या होती है, एक प्रकार से कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता है। यानी जो शक्ति है, पावर है, वो क्या है, कोई भी कार्य करने की क्षमता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, dW/dt। और कार्य किसके सापेक्ष होगा, कार्य तो कुछ भी कीजिए, कोई भी काम होता है वो समय के साथ ही होता है, समय के रिस्पेक्ट में ही होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो होता है dW/dt। इसका मतलब है कार्य करने की क्षमता, dW/dt, यानी समय के साथ कार्य कैसा होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता, यानी यहाँ पे d/dt क्या बता रहा है, ये परिवर्तन को बता रहा है, समय के साथ भी परिवर्तन होता है। तो कार्य करने की क्षमता किसके बराबर होती है, शक्ति के बराबर होती है। अब यहाँ से d/dt, अगर अभी जो हमने फाइंड किया है W=F/s, वो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे करके, तो हमें अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, समय के साथ डिफ्रेंसिएशन होगा, यहाँ पर अवकलन होगा, यहाँ पर तो टाइम तो बाहर, बल तो बाहर आ गया, और यहाँ पे d/dt, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया, वेक्टर f इंटू ds/dt। ये आपने पढ़ा होगा क्या होता है, वेग होता है। वेग बराबर क्या होता है, वेग किसे कहते हैं, दूरी के परिवर्तन की जो समय दर होती है उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दूरी यानी विस्थापन, एस क्या है, विस्थापन भी तो प्रकार से दूरी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, v के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया P=F/v। इसको बोलते हैं हम शक्ति। तो यहाँ पर भी देखिए दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट कराने से हमें एक नई मिलने वाली क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी जिसे बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका फार्मूला होता है phi=E.E.A। ये होता है इसका। यहाँ पर एक ई क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई भी सरफेस, कोई भी पृष्ठ रखा हुआ है, उस पृष्ठ के क्षेत्र, एक जो भी क्षेत्रफल है उसका, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी ये दोनों के क्या हो जाता है, दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है।
एक तो हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया जिसके अलंग वैद्युत वल्लेखाएं बहेंगी, फ्लो करेंगी, और कहाँ से जाएंगी, जो हमारा पृष्ठ रखा हुआ है उसके क्षेत्रफल से निकलेंगी, यानी जो पृष्ठ रखा हुआ है उसके क्षेत्रफल से प्रवेश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक कोई फ्लक्स कोई पृष्ठ रखा हुआ है, फ्लक्स कह सकते हैं। अब इस फ्लक्स से होकर के वैद्युत वल्लेखाएं निकलेंगी, इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल से जितनी भी निकल सकती हैं वो, और ये किसके अनुदिश जा रही हैं, ये जा रही हैं इस वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, ठीक है। अब ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पृष्ठ का। तो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल क्या हो जाएंगे, वैद्युत वल्लेखाएं। और वैद्युत वल्लेखाओं को ही हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, उसके मतलब पूरे एक समूह को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी जितनी इससे होकर के वैद्युत वल्लेखाएं जाएंगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स के बराबर हो जाएगी। ये होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, अच्छा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी तक जो पढ़ा है अब उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 2 के, देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक तो है वेक्टर ए इक्वल टू कितना है भाई 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। दूसरा जो वेक्टर बी है वो है 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 2 के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनकी हमें क्या करानी है, इनकी हमें करानी है स्केलर प्रोडक्ट। क्या करानी है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही तो होती है स्केलर प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, पहला वेक्टर हमारे पास है 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 4 के कैप डॉट 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 2 के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनकी हम करा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको जब स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाया, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाई, तो वहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ पर आई डॉट आई की मल्टीप्लाई कीजिए या जे डॉट जे की मल्टीप्लाई कीजिए या के डॉट के की मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 1 मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आई और आई आ रहे हैं तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं या एंटी पैरेलल हो रहे हैं या कोलिनियर हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है इसमें दो वेक्टर्स की अगर प्रोडक्ट कराते हैं तो कितना मिलता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए बी कॉस थीटा की अगर वैल्यू 0 रख देंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो कितना प्राप्त होता है, केवल ए बी प्राप्त होता है। यानी कि अगर 7 आई की मल्टीप्लाई 5 आई से करा दें तो आई और आई क्या बन जाएगा, 7 × 5 × कॉस 0 डिग्री, 7 बना 35 और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे बस इनका मॉड बचता है, काश की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 कब हो जाती है, जब दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल होता है। और दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल कब होगा, जब सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई कराई जाती है, सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कराई जाती है। अगर डिफरेंट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं, डिफरेंट यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे आई डॉट जे की मल्टीप्लाई करवा दें, जे डॉट के की मल्टीप्लाई करवा दें, या के डॉट आई की मल्टीप्लाई करा दें, तब कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब कंडीशन कैसी बन रही है, परपेंडिकुलर वाली। यानी अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब इस वाले फार्मूले में कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखी जाएगी तो कॉस 90 की तो वैल्यू 0 हो जाती है। 0 हो जाने से क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो जब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो इसीलिए ये वाली आ जाती है कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, अब जब हमें पता है ऑलरेडी कि अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो भाई जब 0 मिलने वाला ही है तो हम उसकी क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों प्रोडक्ट कराएंगे। तो हम केवल उसी की करा लेते हैं जिससे हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला। तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, सेम यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कराने से। सेम यूनिट वेक्टर्स का मतलब है यहाँ पे 5i, यहाँ पर 5i और 5i की मल्टीप्लाई हम इधर वाले 2i से करा देते हैं। इधर 5i की मल्टीप्लाई हम 2i से करा देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 5 × 2 और i डॉट आई। उसके बाद इस -2j की मल्टीप्लाई -5 जैसे कराते तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 2 × 5 हो जाएगा और j डॉट j हो जाएगा। ऐसे ही 4k की मल्टीप्लाई 2k से कराते हैं तो 4 × 2 और k डॉट k हो जाएगा। अब इस i की मल्टीप्लाई j से या k से कराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी i की मल्टीप्लाई अगर j से कराएंगे k से कराएंगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो जब मिलने वाला ही 0 है तो उसको क्यों करें। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं, 5 × 10 हो जाएगा और i डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे इधर भी 10 और इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 10 और 10 20 और 8 कितना हो गया 28। तो ये क्या आ गया, यही हमारा आंसर है। ये क्या आ गई इनकी स्केलर प्रोडक्ट आ गई दोनों वेक्टर्स की, 28 इसका मान आ गया। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं, करें कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। सेकेंड जो वेक्टर बी है वो 7i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। करें द फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इनके बीच जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है उसको फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, एक तो हमें वेक्टर्स दिए हुए 4j कैप प्लस का 4k कैप, पहला वेक्टर है हमारा। दूसरा वेक्टर 7i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ये दूसरा है। हमें निकालना है इनके बीच का एंगल। तो एक फार्मूला जो हमने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करवाते हैं डॉट प्रोडक्ट तो प्राप्त होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब इस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी करना पड़ेगी और दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। इतना निकालने के बाद ही हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे। तो इधर लिखेंगे 3i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। दूसरा वेक्टर 7i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। जैसा कि अभी पीछे किया है हमने न्यूमेरिकल में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3i की मल्टीप्लाई 7i से करेंगे तो 321 हो जाएगा। उसके बाद -4j की मल्टीप्लाई प्लस का 2j से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 8। उसके बाद 4k की मल्टीप्लाई माइनस के 3k से होगी तो हो जाएगा माइनस का 12। हल करेंगे 21 और 12 8 कितना होगा 20, तो बचा कितना 1। यानी इनकी डॉट प्रोडक्ट तो आ रही 1। उसके बाद अब हमें निकालना मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बताया कैसे निकलता है, अगर ये वेक्टर ए है इसका अगर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड यानी मॉड ए निकालना, तब क्या करेंगे इस टाइप से। फिर क्या करते हैं आई कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट ध्यान रखना है इसका स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से आई कितना है 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस जे का 4 तो 16 हो गया और के का कितना है 4 तो हो जाएगा इसका भी 16, इसका भी हो गया 16। आप जोड़ लेते हैं 16 और 16 32 हो जाएगा, 32 और 9 41 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई √41।
इसी प्रकार से मॉड बी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड बी यानी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का 3 था तो ऐसे रखेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ये तो हो जाएगा 49 प्लस का ये 4 और प्लस ये माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो 2 बार तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 और 4 53, 53 और 9 हो जाएगा 62, यानी इसका आ गया 62। अब हम मान रख देते हैं, मान क्या रखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 1 में मॉड ए आ जाएगा और मॉड बी आ जाएगा, इधर बच जाएगा कॉस थीटा। आगे देखते हैं, अभी हमारे पास कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 में मॉड ए इंटू मॉड बी। वैल्यू रख देते हैं, 1 में मॉड ए की वैल्यू निकल के आए √41 इंटू इसकी वैल्यू निकल के आए √62। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 41 गुणा 62। ये चल रहा है कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 में √41 इंटू 62। ये हो गया एंगल दोनों के बीच का थीटा। ठीक है, ये एंगल निकला। अभी तक कैसे किया, सबसे पहले एंगल निकालने के लिए हमें ये वाला फार्मूला चाहिए। इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके बाद ही हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला सबसे पहले ए डॉट बी, फिर मॉड निकाला ए का और मॉड बी का निकाला। उसके बाद हमने इस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट की तो वहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई। उसके बाद हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का कोण है। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 में √41 इंटू 62। तो ये हो गया हमारा ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पर है अगला न्यूमेरिकल, इफ वेक्टर्स आर, ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर इस पी की वैल्यू हमें निकालनी, तो हम मान लेते हैं हमारा वेक्टर ए है, हमारा पहला वाला 4i प्लस का 5j और माइनस का 2k। जो वेक्टर बी है हमारे पास वो है 3i माइनस का 2j प्लस का k। कह रहे एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो जब बात करें स्केलर प्रोडक्ट की, तो अगर यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वहाँ पर थीटा कितना बन जाता है, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री बन जाता है तो दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है। अब यहाँ पे हम रखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, तो मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस 90 डिग्री। अब चूंकि हमें पता है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर जब कॉस 90 डिग्री की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें बस इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। अगर हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तब हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 5 - 2।
4 5 -2 3 -2 3। ये दो वेक्टर्स हमारे दिए हुए हैं 3i - 2j और प्लस का pk, ठीक है 4i 5j - 2k 4i प्लस 5j - 2, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं। अभी हम फाइंड कर चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना है 0। अब हम क्या करते हैं, बस इनकी डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3j कैप इक्वल टू क्या चलेगा 0। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो i डॉट आई बराबर j बराबर k डॉट k की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। और अगर डिफरेंट वेक्टर से कराते हैं तो कितना, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेम वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कराने से प्राप्त होता है 1 और डिफरेंट कराएंगे तो प्राप्त होगा 0, क्योंकि डिफरेंट में थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री और इधर थीटा कितना रहता है 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अब इसमें रखते हैं तो 4i की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, 4i की मल्टीप्लाई 3i से तो कितना हो जाएगा 12, 5j की मल्टीप्लाई माइनस के 2j से कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई p से होगी तो हो जाएगा माइनस का 2p इक्वल टू चल रहा है 0। हमें वैल्यू निकालनी है p की, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, 12 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 2 माइनस का 2p चल रहा है बराबर 0। 2p को हम इधर ले आते हैं तो 2p बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो p का मान कितना आ गया 1। बस यही हमें निकालना था। तो इन सवालों में क्या करते हैं, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब थीटा बन रहा है 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो वहाँ पर दोनों की स्केलर प्रोडक्ट में डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है 0। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है उन वेक्टर्स की, और कोई भी एक वैल्यू जो नहीं दी हुई तो उसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पी का मान आ गया ये वाला। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन 4 है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना है और बी इतना है, देन कैलकुलेट देयर स्केलर प्रोडक्ट। इनकी स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है एंड फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। इसका मतलब है कि अगर एक वेक्टर ए है दूसरा ए है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी होगा, तो इस वेक्टर ए के सापेक्ष इस वेक्टर बी के कंपोनेंट क्या होंगे, तो इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा बी कॉस थीटा बन जाएगा। तो ए किसके रिस्पेक्ट में होगा अलोंग ए हो जाएगा वेक्टर ए के अलोंग। अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ पे वेक्टर बी है और यहाँ पर वेक्टर ए है तब इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये किसके अलोंग हो जाएगा, ये हो जाएगा अलोंग बी के, ये अलोंग बी के हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालना है सबसे पहले हम, जो कि हम बता चुके हैं कैसे निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, यानी कि इनकी जो अदिश गुणा होगी स्केलर प्रोडक्ट होगी वो क्या होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे इसको नंबर 1, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ए हो जाएगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा बी का बी हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। हमें निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, ये है ए के अनुदिश या ए के अलोंग। जब ए के अलोंग निकालने तो ये वाली कंडीशन लेगी, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल अपान में ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। दूसरा वाला जब निकालेंगे बी के अलोंग,
बी के अलग निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में बी, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले दोनों के मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद ए के अनुदिश निकालेंगे, इसमें मान रख करके इस वाले का मान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अपान में मैग्नीट्यूड रहेगा ए का, यहाँ से क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इधर से क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप लोग करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तो कल हम बताएंगे इसको पुनः। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।